मेरे नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट सी बियर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारे मधु जी वो ऐसे ही कलिया के साथ गुस्सा करके वहाँ से अकेले आगे की तरफ चले जाती है ना हमारी कांची जी को ढूंढने के लिए। और इधर कलिया वो तो मानो वहीं पे खड़ी हो जाती और ऐसे ही ना मधु को जाते हुए देखती और ऐसे ही ना गुस्से से कहती, कुछ देर और स्वीट हार्ट, उसके बाद तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। तब तुम्हारी ये गुस्सा, तुम्हारी ये नखड़ा, तुम्हारी ये दिमाग, ये तो मैं हमेशा के लिए चूर चूर कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। तब बस तुम देखते रहना। तो कलिया ऐसे ही ना गुस्से से आगे नहीं जाती, वो वहीं पे रह जाती। और इधर मधु ओ इधर उधर कंची को ढूंढती रहती, क्रम क्लब भी ढूंढती, हर जगह पे देख लेती, पर कंची कहीं नहीं मिलती। तो मधु कहती, यार ये लड़की बिना बताए बिना खा के कहाँ चली गई? पता नहीं ऐसे भूखी रह के कहाँ कहाँ घूम रही है, ऐसे धूप के बीच कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ? तो मधु ऐसे बोल कर ना वहाँ पे एक छोटा सा लग रहा था वो कोई वो होती है ना खट्टा, वो शायद वो अमली की पेड़ था। तो मधु वो देख के ना मुस्कुरा दी थी और वो खाने के लिए ना वहाँ से एक लकड़ी हाथ में ली थी। और तो और मानो उस पेड़ बहुत ही छोटा था, पर फिर भी मानो अमली मधु के हाथ में नहीं आ रहा था, इसलिए मधु वो तोड़ने के लिए ना उसी लकड़ी लेके लाफा रही थी, कूद रही थी। और फिर कहती, अरे यार थोड़ा तो हाथ लग जाओ तो कि मैं थोड़ा टेस्ट कर सकती हूँ, वैसे काफ़ी दिनों से हमने नहीं खाया। क्या टेस्टी होती है ना। अरे इसके बारे में सोच के तो जवान पे पानी आ जाती है यार, क्या करो। तो मधु ऐसे बोलकर ना हंसते हुए उस लकड़ी हाथ में लेके ना ऐसे वो पेड़ से तोड़ने के लिए फिर से लाफाने कूदने लग जाती कि तभी उस पेड़ से ना दो अमलियाँ ठा करके नीचे गिर जाती, जो देख के मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। और मानो उसी पेड़ के पास ना एक छोटा सा कुआं भी था, जो मानो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था, मतलब वो अब कोई भी यूज़ नहीं करती, मानो ऐसे बेकार पड़ा था। तो अब मानो शाम की टाइम वहाँ की सारी बच्चियाँ वहाँ पे खेलने को आती हैं। तो मधु जैसे ही उस अमलियों को उठाने के लिए नीचे झुकती है ना कि तभी वो देखती कि शायद वहाँ पे कोई छुपी है, वो भी कपड़े पहन के, मतलब साड़ियाँ पहन के। तो मधु उन्हें देख के ना इधर उधर देखने लग जाती। तो अभी आसपास इस टाइम कोई नहीं होती, मतलब इस स्टॉल की हर औरत ने इस टाइम खाना बनाने के लिए बिजी हो जाती और हर आदमी काम के लिए बाहर चले जाती और बाकी बच्चियाँ सब स्कूल में होती, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं होती। पर हाँ, दो एक लोग काफ़ी देर बाद इधर उधर से गुजर रही होती हैं। पर अब असली बात यह है कि मधु जब उन्हें देखती है ना तो सच में आसपास कोई नहीं था, रास्ता पूरी की पूरी खाली हुआ था। तो उस कपड़ों में जो भी था ना उन्होंने भी नोट कर दी कि आसपास कोई है तो नहीं। तो उन्होंने भी जैसे देखती है ना कि आसपास कोई नहीं है, तो मानो उन्होंने जैसे देखते हैं ना कि सच में आसपास कोई नहीं है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में खड़ी होती और तुरंत उस पुरानी कुआं में उतरने की कोशिश करती। और इधर हमारे मधु जी वह तो मानो उनके पीछे थी, वो पीछे से मानो सब कुछ देख रही थी और उन्होंने जैसे उतरने की कोशिश करती है ना तो मधु तुरंत पीछे से आके उन्हें टाइटली पकड़ ली थी और कहती, अरे चोर कहेगी, ऐसे कूद क्यों रही हो? मरने की बहुत शौक है क्या? चोर कहेगी, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ, मैं अभी भाभी जी और पुलिस भाईजान को बुला रही हूँ। भाभी जी, अरे कहाँ गई? देखिए शायद ये चोर आपके घर पे चोरी की है पक्का, अरे जल्दी आइए ना, ये भाग रही है भाभी जी। तो मधु ऐसे बोलकर ना उन्हें और टाइटली पका ली थी और मानो उनकी जो फेस था ना वो भी कपड़ों से पूरी की पूरी ढका हुआ था, जिसकी वजह से मधु उनकी फेस देख नहीं पा रही थी। और तो और मानो कपड़ों से सिर्फ उनकी फेस नहीं, उनकी मुंह भी ऐसे अटक गई थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
मानो कपड़ों से इस तरह से अटक गई थी। तो उन्होंने ना काफ़ी कोशिश करने के बाद थोड़ा सा अपना फेस से ना कपड़े हटा दी थी और धीरे से कहती, अरे पागल हो क्यों, कौन हो तुम, कंची हो या फिर मधु हो, अरे मुझे छोड़ो पहले, क्या क्या करी हो, अरे यार मैं कोई चोर नहीं हो, छोड़ो। तो फिर मधु कहती, हाँ अरे मुझे पता ही था कि अब यही बोलोगी कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, क्योंकि पकड़ जाने के बाद हर चोर, हर मुजरिम, हर क्रिमिनल बस यही डायलॉग चपकाते रहती है, हाँ चोर कहीं की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, समझे तुम, चलो मेरे साथ। तो फिर उन्होंने कहती, अरे यार क्या करूँ, कैसे समझाऊँ तुम्हें, अच्छा सुनो तुम एक बार मेरी तरफ अच्छे से देख तो लो, अरे पागल मैं ही तुम्हारी भाई हूँ, हरिदास। तो फिर मधु कहती, अच्छा अच्छा तो तुम उनके बारे में भी सब कुछ जानती हो, तो एक बार सोचो कि तुम कितनी बड़ा चोर हो, हाँ इसकी मतलब तुम पहले भी चोरी की, इसलिए तो पुलिस के बारे में इतनी कुछ जानती हो, है ना। रुको तुम्हें अभी बताती हूँ, भाभी जी भाभी जी। तो मधु ऐसे बोल के ना जैसे थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करती है ना कि आसपास कोई है कि नहीं, कि तभी उन्होंने मधु के हाथ एकदम से हटा दी थी और उल्टा मधु के हाथ पकड़ के ना वहीं पे बैठ जाती, मानो सबसे छुपने के लिए। तो मधु गुस्से से कहती, तुम्हारी तो मधु ऐसे बोल के ना जैसे फिर से उन्हें पकड़ने लगती है ना, कि तभी वो अच्छे से देखने लग जाती और फिर कहती, हाँ ये तो सच में भाईजान जैसा ही लग रहा है, मतलब वो सच में हमारी हरिदास ही थी। पर मधु उसे फिर भी पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी बुरी पे मानो कपड़ों के अंदर सिर्फ गहना और गहना था, मानो ये एक लड़की है जो शायद किसी की शादी पे जाने के लिए इतनी गहना पहन लिया था, मानो उसके कानों में, उसकी गले में, उसकी हाथों में, उसकी हर जगह पे बस गहना और गहना, वो भी सिर्फ एक नहीं मानो डबल डबल। तो मधु उन्हें ध्यान से देखने लगती, मानो अच्छे से देखने की कोशिश करती और फिर कहती, सच में आप भाईजान हो ना। तो हरिदास ने कहती, हाँ यार, अरे तू मुझे पहचान नहीं पा रही है क्या, अरे यार क्या करूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं सच में हरिदास हूँ, कांस्टेबल हरिदास। तो फिर मधु कहती, पर भाईजान आपको ऐसी हालत किसने की, कौन है वो जो आपको लड़का से सीधा लड़की बना दिया। तो मधु ऐसे बोलकर थोड़ा मुस्कुराने लगती, कि तभी हरिदास ने कहती, चुप, अगर ऐसी हालत में कोई मुझे देखेगा ना तो मैं पक्का सारी जिंदगी के लिए अंदर हो जाऊंगी, मेरी जेल हो जाएगी मेरी बहन, मैं जेल में नहीं जाना चाहती, मैं जेल में नहीं जाना चाहती, मुझे किसी भी तरह बचा ले मेरी बहन, प्लीज़ मुझे किसी भी तरह बचा ले। तो उन्होंने ऐसे बोलते हुए ना मानो रोते हुए मधु की हाथ पकड़ ली थी। तो फिर मधु कहती, क्या क्या हुआ क्या है, हाँ असली बात क्या है, और आपके साथ ये सब किसने की, और ऊपर से आपकी बॉडी पे इतनी सारी गहना, ये गहना किसकी है, बोलिए मुझे सब कुछ खुल के बताइए कि आपके साथ असल में हुआ क्या है। तो मानो उन्होंने ना फिर से इधर उधर देखने लग जाती और फिर कहती, पहले अच्छे से देख आसपास कोई है तो नहीं है। तो फिर मधु भी अच्छे से देखती और फिर कहती, नहीं आसपास कोई भी तो नहीं है। तो इसके बाद हरिदास ने कहती, ये लो हमारे घर की चाबी, जल्दी से दरजा खोल के अंदर चले जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। तो फिर वो कहती, पर घर में तो भाभी है ना। तो फिर उन्होंने कहती, नहीं तुम्हारी भाभी घर पर नहीं है, शायद वो कुछ काम के लिए बाहर गई है, तुम जल्दी से जाके दरजा खोल कर अंदर चले जाना, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, ओके ना। तो फिर मधु कहती, ठीक है। तो फिर मधु भी सच में वही कर दी और सीधा जाके दरजा खोल के अंदर चले जाती। और मानो मधु से दरजा खोल के रूम के अंदर जाती है ना, तो इतने में ही उन्होंने भी धीरे धीरे खड़ी होती और इधर उधर देखते हुए ना जल्दी जल्दी में उन्होंने भी अपने रूम के अंदर घुस जाती और अपने रूम के अंदर जाके ना तुरंत उन्होंने अपनी घर की दरजा जल्दी जल्दी लॉक कर दी थी।
मानो उन्होंने बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, इसलिए डर की मारे तुरंत दरवाजा बंद कर दी थी। उसके बाद ऐसे ही ना धड़ाम करके अपना सार पकड़ के बेड पे बैठ जाती। तो मधु तो अब समझ जाती कि यार शायद सच में कोई सीरियस बात है। तो मधु ऐसे ही उसके ना जल्दी से उन्हें पानी पिलाती और फिर कहती, भाई साहब रिलैक्स, अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। पहले अब सब कुछ अच्छे से बताए कि असल में हुआ क्या था। तो फिर हरिदास ने मधु को सब कुछ बताने लगती। क्या ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ओह, आज मेरी ड्यूटी कमिश्नर के बंगलो में थी, तो पता नहीं अचानक उन्होंने कहाँ से आई और क्यों आई, और ऐसे ही हड़बड़ी में थोड़ी देर में वहाँ से कहीं चले भी जाती। और सर ने जैसे ही वहाँ से चले जाती है ना, तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे कुछ और लोग आ जाती। अभी सब की सब अपनी पूरी फेस कवर करके यहाँ बड़ा एक गाड़ी लेके, और वो लोग अंदर जाते ही सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया था, तहस नहस कर दिया। और जो महंगी या कीमती सामान था ना, वो सब कुछ आपके बैग के अंदर डालने लग जाती। और सब कुछ लेने के बाद जब वो लोग गाड़ी लेके जाने लगती है ना, तो मैंने भी बाइक लेके उन लोगों के पीछा किया। और उन लोगों को पीछा करते करते मैं उन लोगों के अड्डा पे पहुंच जाती। और वहाँ जाने के बाद मैं 2 आदमी को पहचान लिया। तो भाई क्या बोलो, मैं तो जैसे ये सुनती है ना कि मैं वहाँ पे 2 आदमी को पहचान लिया, तो मुझे को लगती कि शायद वो कंची की बात कर रही है। यार क्या ये रबड़ी भी करती है, यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा बस यहाँ तक। यार क्या करूँ मैं। तो वैसे ही बोल के कहती, नहीं, कंची ऐसा नहीं कर सकता, कंची कोई रबड़ी नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं सच में गलत सोच रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पता नहीं क्यों मधु के ख्याल में ना कंची की बात आ जाती। तो वो ऐसे ही उसके ना मानो उसकी ध्यान थोड़ा कहीं और ही चले जाती कि तभी हरिदास ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, अरे क्या सोच रही है, वहाँ पे कोई लड़के नहीं था यार, वहाँ पे सब की सब आदमी था। तो मधु तो ये बात सुन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर कहती, अच्छा ये बात है क्या, उसके बाद क्या हुआ। तो फिर उन्होंने कहती, और क्या होगा, उसके बाद ये जो देख रही हो ना, उसके बाद यही हुआ था। तो फिर मधु कहती, पर ये गहना ये कहाँ से आई। तो फिर उन्होंने कहती, ये गहना, अरे ये गहना तो कमिश्नर की बीवी और उनकी एकलौती बेटी की, पर वो लोग इतना रिस्क लेके यह लूट करने के लिए वहाँ पे नहीं आया था, उन लोगों तो कुछ और ही कीमती सामान चाहिए था। तो उनकी बात सुन के मानो मधु थोड़ा हैरान हो जाती और फिर कहती, इससे भी कीमती सामान हो क्या। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ इससे भी कीमती सामान, और वो है कि डायमंड। तो फिर मधु कहती, डायमंड। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ डायमंड, क्योंकि काली एक बहुत बड़ा रैकेट को पुलिस वालों ने पकड़ा, और पता है उन लोगों के पास कितने डायमंड था, हाँ 2 करोड़ की डायमंड था, 2 करोड़ की डायमंड, जो कि शायद कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई रीज़न की वजह से उस सारी की सारी डायमंड कमिश्नर के पास हैंडओवर की। और अब मुझे लग रहा है उस आदमियों शायद उसी डायमंड को ढूंढने के लिए वहाँ पे आए थी, और जब उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तब जो मिला वही लेके गई। उसके बाद जब मैं उन लोगों को फॉलो करते हुए 2 आदमी को पहचान गई ना, तब वो लोग उल्टा मुझे ही फंसाने के लिए मेरे साथ ये किया, वही गहना मुझे पहना दिया मुझे पकड़ने के लिए, जो देख के लगे कि शायद ये चोरी मैंने की, उस तोड़ फोड़ मैंने की, सारी की सारी ब्लेम मुझ पे आ जाए, पुलिस मुझे पकड़े और वो लोग हमेशा के लिए बच जाए, ताकि किसी को भी कोई शौक ना हो, किसी को थोड़ा भनक भी ना लगे कि इसी शहर में जो लोग पकड़ा गए ना, उन लोगों की और भी काफ़ी सारी गैंग अभी तक है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं मानो हर शहर में फैला हुआ है। तो हरिदास की बात सुन के मधु कहती,
ओ अच्छा अच्छा, तो असली बात ये है, मतलब उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में उल्टा वो लोग आपको ही फंसा दिया। क्या बात बोल रही है भाईजान, इसके मतलब आप गई। तो मधु ऐसे बोलकर ना हंसने लग जाती। तो फिर हरिदास ने कहते तू हंस रही है, इधर मेरी जान जा रही है डर की मारे, और तू किधर भी दरजा पे नॉक नॉक होती। तो हरिदास तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि यार पता नहीं अब कौन आ गया। तो फिर मधु कहती अरे भाईजान शांत, अरे मैं ही हूँ ना, मैं देखती हूँ, अब क्यों इतनी घबरा रही हो, रुको मैं देखती हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना दरजा खोल के दरजा के आगे खड़ी हो जाती ताकि जो भी हो अंदर ना आ सके। तो दरजा खोल के देखती कि आगे तो अनजान कोई नहीं होता, आगे तो हरिदास की बेबी खड़ी होती है। तो फिर उन्होंने कह दी अरे मधु तो तुम अंदर कैसे, मुझे तो लगा उस निकम्मा आई है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना फिर आगे की तरफ देखती, मतलब अपने बेड की तरफ, और फिर कहती अरे ये कौन है। तो फिर मधु मुस्कुरा दी थी और फिर कहती अरे खुद ही आकर देख लीजिए ना कि कौन है। तो मधु ऐसे बोलकर ना हंसने लग जाती। तो मधु की बात सुन के हरिदास की बीवी ने ना मानो उनके थोड़ा करीब जाके अस्से से देखने लगती। तो देख के तो पहचान जाती कि अरे यह तो कोई और नहीं, मेरे वही निकम्मा पति है। तो उन्होंने भी हरिदास को कपड़ा पहन के देख के कह दी अरे यह कपड़े क्यों पहन रखा, कोई खेल होने वाली है क्यों आप लोगों की उधर। तो उन्होंने ऐसे बोली ही रही थी, और इतने में हरिदास ने मतलब उन लोगों ने हरिदास को जो कपड़ा पहनाया था ना, वो हरिदास ने एकदम से खोल दी थी। तो भाई क्या बोलो, मतलब उनकी बीवी ने जैसे उस गहना को देखती है ना कपड़ों के नीचे, तो उन्होंने पहले कोई रिएक्ट नहीं करती, पहले देखती है और थोड़ा उनके करीब जाके उस गहना को हाथ में रखते हुए कहती क्या ये नकली है। तो उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहती क्या नकली, पागल हो क्या, एकदम प्योर गोल्ड की गहना है। हाँ, तुम भी ना सच में कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगी, क्या बोलूं तुम्हें। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना सारी गहना उतारने लग जाती। और इतने में ही उनकी बीवी ने इतनी सारा गहने देख की कहती क्या क्या इस सब की सब असली गहना है। तो मानो उन्होंने ये बोलने के लिए मानो थोड़ा टाइम तो लगा देती, बट बेहोश होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लेती। मतलब मानो उन्होंने इतनी सारा गहना कभी नहीं देखा था जिंदगी में, और जब अपने पति के पास इतनी सारा गहना देखती है ना, तो उन्होंने एकदम से धड़ाम करके वहीं पे बेहोश होके गिर जाती। जिस पे हरिदास ने थोड़ा गुस्से से कहती यार ये औरत मेरी लाइफ में और एक मुसीबत है, हमेशा मुझे परेशान करते रहती है, और जब भी कोई पैसा या गहना देखती है ना तो पता नहीं क्यों ये बेहोश हो जाती है। छः। तो हरिदास ने ऐसे बोल के ना सारी गहना उतार के ना ऐसे ही समेटने लग जाती, क्योंकि सच में वहाँ पे काफ़ी सारी गहना था। और इधर मधु वो तुरंत जाके ना पानी ले आती, और उनकी फेस पे ना ऐसे ही थोड़ा पानी अपने हाथों से ना ऐसे ही छिटा दी थी, जिस पे उन्हें तुरंत होश आ जाती। और मानो उन्हें होश आते ही उन्होंने तुरंत सारी गहना अपने दोनों हाथों से ना ऐसे गिर ली थी, और फिर कहती अरे क्या क्या करी हो, हटो यहाँ से, अस्से ये सारी गहना मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं ये गहना किसी को नहीं दूंगी, मतलब किसी को नहीं दूंगी, हटो यहाँ से। तो फिर हरिदास ने कहती अरे पागल हो गई हो क्या, क्या क्या कह रही हो तुम, हाँ ये गहना मेरी नहीं है, ये किसी और की गहना है, और मुझे ये अस्से से सही सलामत उनके पास ले जाना होगा, हटो तुम, छोड़ो। तो हरिदास की बात सुन के तो मानो उनकी बीवी ने उस गहना को और कस के पकड़ ली थी, और फिर कहती नहीं नहीं नहीं, मैं ये गहना नहीं ले जाने दूंगी, तुम इतनी सारा गहना मेरी आंखों के सामने से कैसे ले जा सकती हो, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ये गहना तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अरे मधु समझा ना तेरे भाईजान को। तो उनकी बात सुन के मधु एक बार उनकी तरफ देखती तो दूसरी बार हरिदास की तरफ देखती,
तो हरिदास ने मानो अपनी आंखों से इशारा कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मधु। अरे ये मेरी जॉब है, ये मेरी काम है, ये मुझे वापस ले जाना ही होगा। तो उसके बाद मधु भी अपनी आंखों से इशारा करती कि मैं समझ गई, रुकिए मैं देखती हूँ। तो मधु ऐसे इशारा करके कहती, भाभी जी अब आइए मेरे साथ। जिस पे हरिदास की बीवी ने कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाने वाली। अगर मैं अंदर गई ना तो ये नकम्मा इस सारी गहना लेके यहाँ से चले जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाने वाली। तो उनकी बात सुन के मधु उनके हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, अरे भाभी जी रिलैक्स, भजन कहीं नहीं जाएगी, भजन यही रहेगी। भजन बैठिए आप। और बोला ना, उठिए, मुझे आपकी सब कुछ बात करनी है, चलिए अंदर। तो मधु ऐसे बोल के ना उनके हाथ पकड़ के अंदर जाने लगती कि तभी अचानक पीछे घूमते हुए कहती, खबरदार बाहर गए तो मुझसे बिना बताए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, समझे ना। हाँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना मधु के साथ अंदर चले जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।